अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। डेली मेरी आपके सुबह में मुलाकात होती है 9 बजे। इधर 9 बजते हैं और इधर मैं हाजिर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और डेली आपकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस प्रोग्राम से आपको मिले सुबह के आगाज़ के साथ, और सारा दिन आपका जो है वो फुल ऑफ लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपका गुजरे, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है। हम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मसाइल हैं, हमें सेहत के इश्यूज़ जो इस वक्त लाहक हैं, जिसमें स्मोक का मसला सबसे बड़ा मसला है इस वक्त में। और आपको पता है कि लाहौर जो है वो इस वक्त जिस तरीके से स्मोक की लपेट में है और जितनी पोल्यूशन यहाँ पर हो चुकी है, उसका बयान शायद यहाँ पे करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सब बेहतर जानते हैं, जो लाहौरिये हैं, काफ़ी अरसे से लाहौर में बसते हैं, हमें पता है कि कभी ये बागों का शहर होता था, कभी यहाँ पर जो है वो सब सरसब्ज हरे भरे जो है वो हर तरफ बाग नज़र आते थे, दरख्त नज़र आते थे। लेकिन क्योंकि सोसाइटीज़ बन गई, मामलात कुछ और हो गए, सड़कें बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई और दरख्त जो है वो कम हो गए, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन भी कम हुई, स्मोक ने भी अपनी जगह बना ली। और आज हालात ये है कि क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या जवान, क्या बूढ़े, सब ही इस स्मोक से परेशान हैं और प्रॉब्लम का शिकार है। ना गले ठीक है, ना ज़ुकाम ठीक होने का नाम लेता है, ना आपका टेम्परेचर जो है वो सेटल्ड होता है। अभी पहले कोविड से ही निकले थे, अभी निकले भी नहीं प्रॉपर तरीके से, और फिर जो है वो एक इतना ख़तरनाक किस्म का मच्छर जो डेंगी की सूरत में हमें जो है वो ख़तरनाक तरीके से जो है वो लड़ गया, उसके ही सिलसिले अभी चल रहे थे कि स्मोक भी आ गई, और स्मोक ने जो है वो आकर और काम ख़राब कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो लोग दमे के मरीज़ थे, जिन लोगों को सांस लेने में पहले से दुश्वारी थी, जिनको पहले से ही जो है वो और प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए मसाइल जो है वो ज़्यादा हो गए। अब करना क्या है? ये सारी चीज़ें तो आ गई, अब स्मोक भी है, तकलीफ़ भी है, और बच्चे बूढ़े सब की जो है वो ज़ुकाम और गला ख़राब से तबीयत भी ख़राब है। अब इसका जो है वो हल क्या है? आज हम इसका हल तलाश करते हैं, और ये हल तलाश करने के लिए ज़ाहिर है कि हमने यहाँ पर दावत दी है। बहुत ही हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हैं, माशाल्लाह अरसा कई सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, फिजिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। इस दौर में, इस टाइम में इस तरह के डॉक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हैं जो वाकई अगर आपको थोड़ा सा भी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, गला ख़राब हो, ज़ुकाम है, कुछ भी है, तो फौरी तौर पे डायग्नोसिस देते हैं कि मसाइल क्या चल रहे हैं और आपको क्या करना है। तो हमारे पास पाकिस्तान के हमारे एक नामवर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब यहाँ मौजूद हैं, जो फिजिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नबी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप जब भी आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरह गुलाब देवी हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और जितने लोग आपके हाथों से जो है वो सही हो रहे हैं, अल्लाह ने बड़ी आपको जो है वो आपके हाथ में शिफा रखी है। मुझे बताइएगा इन प्रोसेस कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा चल रही हैं, क्या वायरल इन्फेक्शन जो है वो आ गए हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं, इनके नाम तो आपको ही पता है। सबसे पहले तो डॉक्टर नबीहा, आपका और आपके चैनल का फिर से एक दफ़ा शुक्रिया। और अब आप इस अहम मौजू पे बहुत तवत्तर से डॉक्टर्स को बुलाती हैं, और मेरा भी काफ़ी कसरत से आना हुआ, और अब तो मुझे ऐसे लगता है कि कोहिनूर जो चैनल है वो मेरा अपना ही चैनल है। और ये है कि आप लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं लोगों की आगाही के सिलसिले में, लोगों की सेहत बेहतर हो जाए उस सिलसिले में, एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए सिलसिले में, इस सिलसिले में अल्लाह आपको जज़ा दे, और ये बहुत 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 बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। अच्छा, बाकी जहाँ तक बात ये है कि बीमारियां कौन सी ज़्यादा हो रही हैं, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है कि जो चेस्ट की बीमारियां हैं, ये कोरोना भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसने फेफड़ों को और चेस्ट को ही किया है, और उसके बाद जो आपने दूसरी बात स्मोक की बात की है, उसका भी जो डायरेक्ट मुतासर ऑर्गन होते हैं वो फेफड़े ही होते हैं। बिल्कुल ठीक। और बीइंग ए चेस्ट स्पेशलिस्ट, बीइंग ए वर्कर ऑफ द चेस्ट हॉस्पिटल, हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों का मरीज देखते हैं। कोरोना में जो फ्लू की तरह से शुरू होता था, लेकिन उसके बाद पूरे के पूरे फेफड़ों को डैमेज करके एक बीमारी जिसको हम ARDS कहते हैं, कि जिसमें आपके फेफड़े ब्लैक होने की बजाय, या जो एक्सरे पे में नजर आते हैं, पूरे के पूरे व्हाइट हो जाते हैं, फ्लूइड उनके अंदर आ जाता है, भर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, और तो उसकी वजह से होता है। उसके बाद फिर ये है कि एस्थमा लाइक सिम्टम आजकल स्मोक में बहुत आ रही हैं, कि मरीजों के अंदर शुरू होती है नाक कान गले से, कि उनको फ्लू शुरू हुआ, गला खराब हुआ, सांस की तंगी शुरू हुई, और उसके बाद जब वही इंफेक्शन नीचे जाती है, वही स्पुटम नीचे जाता है, तो ब्रोंकाइटिस
ब्रोंकाइटिस और एस्थमा एक पिक्चर देना शुरू कर देता है। उसके अलावा अगर साथ आप दिल के मरीज हैं तो स्मोक उन पे भी डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो मतलब इसमें किस किस बीमारी का नाम लें कि जिसकी वजह से स्मोक होने की वजह से वो लोग बेचारे मुतासर होते हैं। सही, यानी आपका इस फिजा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप ये देखें इस्लामाबाद की जो है फिजा की बात कर ले, या हम जो है वो थोड़ा सा और शहरों की अपने जो है वो बात कर ले, वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए। पूरे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं हुआ जितना लाहौर हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या आप देखते हैं? आप एज अ डॉक्टर भी लाहौर में ही अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में पेशेंट्स की तादाद भी जो है वो आपके हॉस्पिटल में दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है स्मोक से। तो आपने क्या जो है वो पैनल ने डॉक्टर्स के जो है वो अकस किया कि हुआ क्या आखिर? देखें, इत्तेफाक से मुझे पिछले हफ्ते एग्जाम लेने के सिलसिले में पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ। ठीक है। तो लाहौर के रेडियस से जो ही उनको 100-125 किलोमीटर दूर गए ना जी, तो वहां पे ये फॉग वाला चक्कर ही कोई नहीं था। और पहले में हाई अलर्ट था कि जी आप पहले मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई, उसके बाद जनाब जो बाय रोड जाना था उन्होंने कहा मोटरवे भी बंद हो गई। ठीक। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे था थोड़ा सा इफेक्ट फॉग का, लेकिन स्मॉग की कोई चीज नहीं थी, कोई ट्रैफिक बंद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मसले मसाइल जो है वो लाहौर उसके गिरदोनुमा में ज्यादा है। अब ये बेहतर तो ज्यादा एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो बता सकते हैं, सिविल इंजीनियर बता सकते हैं, लेकिन बहसीत डॉक्टर या जो मेरा मुशाहिदा है ना जी, उसमें मैंने ये देखा है कि लाहौर में चूंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लाहौर में गाड़ियां बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे सोसाइटीज भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इधर उधर बिखरा पड़ा है। और इसके गिर्द जो पेरीफेरी पे हमारे इजला हैं, जो कि लाहौर में सच तो अब ज़रूरी ज़मीन बहुत कम रह गई है, लेकिन इसके पेरीफेरी के इजला हैं, वो गंदम का जो मौसम होता है ना, जब गंदम शुरू होनी होती है तो वो अपनी वो पराली जलाते हैं। सही बात है। ताकि वो उनका खेत साफ हो जाए और वो फिर गंदम की तैयारी कर सके। उसकी वजह से भी ये सारा जो गर्दो गुबार है ना वो लाहौर के गिर्द इकट्ठा हो जाता है। सही। प्रोबेबली ये वजह है कि यहाँ पे जो है स्मोक का इफेक्ट ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल जो है वो जगह जगह पड़ा होता है, वो रेत जो है उड़ रही होती है और वो फिजा में शामिल हो रही है, साथ फिर ये जो भट्टे ईंटों के हैं यहाँ पर से भी जो निकलती है सारी, इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल तो किया है हुकूमत ने, काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों को जो है वो स्मूथ करने में कामयाब तो हुई है, लेकिन हर मुमकिन हद तक जो है वो नहीं कहा जा सकता। फिर गाड़ियों को कंट्रोल करना, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करना, अभी तक जो है वो इस पर कोई काम नहीं हो सका। लेकिन अगर हम देखें जो मेन शाहराएं हैं लाहौर की, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब कोई ख़ास इंतजामात नज़र नहीं आते कि देखिए लोगों की सेहत जुड़ी है, लोग सांस ले रहे हैं जिस फिज़ा में, वही फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है। तो उसके लिए फिर दरख्त ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। लाहौर जैसे शहर को जो है वो आपको दरख्तों से रास्ता करना पड़ेगा, आपको जो है वो कुछ यहाँ पर नेचर को जो है वो लाना पड़ेगा। तो इससे क्यों जो है वो खाइफ हैं और इससे क्यों दूर हैं लोग? देखें, इसमें ना हमें सबको अपनी जिम्मेदारी इनफरादी तौर पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी और हुकूमती लेवल पे भी हर एक को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। बिल्कुल ऐसे हुकूमती लेवल पे यह है कि गवर्नमेंट देखे कि किन किन शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि उसमें अगर भट्टे आते हैं, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन मटीरियल आता है, उसमें अगर फैक्ट्रियों का धुआं आता है, उसमें अगर ये फसलों का जलाना आता है, तो उसको जीरो टॉलरेंस के साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको लेवल को नीचे लेके आए। अब AQ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं जिसको, जो आपकी फजा की जो सफाई को बताता है, तो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को एक डिपार्टमेंट ऐसा तगड़ा हो, और यकीन है भी कि वो जो इसको चेक करे कि हर शहर के जो AQ है वो जो एक खास मिकदार है उससे ऊपर ना जाए, और उसमें जो भी कोई वजह बन रही है, कुछ छुपके नहीं होता कि कुछ छुपके से, ये सबको ऑब्वियस नजर आ रहा था कि कहां से धुआं आ रहा है और कहां से गर्दो गुबार उठ रहा है। तो गवर्नमेंट को जो करने के काम है कि उनको मना करे। अब इनफरादी तौर पर हमें क्या करना है या कम्युनिटी के लेवल पे क्या करना है कि अगर कोई बंदा अपना एक मकान बना रहा है ना जी, या कोई एक इमारत तामीर कर रहा है, तो उसका जो बिखरा हुआ मटीरियल है ना, रेत पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, तो जब हवा चलती है तो वो गर्दो बुआर उड़ाती है। उनको चाहिए कि उसको ढांप के किसी चादर से, किसी बड़ी बोरी से, या जो भी एक सिलसिला होता है तरपाल वगैरह से, उसको ढांप के रखे। और कुछ लोग उसको गीली तरपाल से ढांप के रखते हैं कि ताकि वो उड़े ना। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि सड़कों के किनारे जब ट्रैफिक चलती है तो उससे एक धुआं तो निकलता है, लेकिन अगर तो इर्द गिर्द मिट्टी पड़ी होती है वो बहुत उड़ती है। वो हमें चाहिए कि हम अपने घरों के आगे पानी का जो ना एक छिड़काव करके रखें, और उसके अलावा हम इनफरादी तौर पर भी अपनी हिफाजत करें कि हमने इससे कैसे बचना है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं ये सारी प्रॉब्लम लेके, कि जिसमें जो है वो अगर किसी कोई पहले से दमे का मरीज है और वो ये स्मोक के साथ जो है वो लाहौर जैसे शहर में जो है वो सर्वाइव कर रहा है, तो फिर उसको जो है वो आप किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं? उसको क्या आप जो है वो प्रिकॉशंस मेजर्स होते हैं उसके, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलता है? देखिए, अब उसमें यह है कि
तीन चीजें जो आपने शुरू में बताई ना वो इकट्ठी हो गई हैं। अब एक पेशेंट उन्हीं अलामतों के साथ होता है, अब हमें डिसाइड ये करना होता है कि यही कि ठीक है अब आजकल कोविड या कोरोना बहुत कम हो गया है, लेकिन कि कोरोना तो नहीं है। अगर उसके जो टेस्ट होते हैं पीसीआर वगैरह करके हम नेगेटिव कर लें, उसके बाद फिर हमने ये देखना होता है कि इसको जो कोई ऑलरेडी एस्थमा या सीओपीडी या फेफड़ों की बीमारी तो नहीं चल रही, उसकी एक्सेसरबेशन भी बगैर किसी वजह के हो सकती है अगर उसने दवाइयां छोड़ी हैं या कुछ और काम किया है। और फिर तीसरा इफेक्ट ये होता है कि स्मोक की वजह से तो बीमारियां ज्यादा नहीं बढ़ रही। अब देखिए ना, कोविड में भी सांस रुक रहा है, बिल्कुल ये सिम्टम है। अगर आपको अस्थमा है, आपको दमा के मरीज है तो भी आपका सांस रुक रहा है। अगर आपकी नोज ब्लॉक है या आपका गला खराब है तो भी आपका सांस रुक रहा है। अब ये तो जब तक टेस्ट नहीं होंगे और प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि मसला है क्या। अब ये सारी बीमारियों के मरीजों का रश इतना ज्यादा बढ़ गया है और हमारे कोशिश बहुत डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन इनफरादी या अफरादी कुव्वत निस्बतन कम है, सहूलियत निस्बतन कम है। गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन इस स्मोक की वजह से हालात इतने ज्यादा थोड़े से खराब ज्यादा हो गए हैं कि हमें बहुत क्विकली डिसाइड करना होता है कि इसको क्या मसला है, और फिर जो भी प्रॉब्लम निकले उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होता है कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको स्टीरॉइड की जरूरत है, इसको ब्रोंकोडायलेक्टर नेबुलाइजर की जरूरत है, एंटीबायोटिक की जरूरत है। तो जो भी कुछ हो सके फिर उनके मुताबिक उनका इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर खुदा ना खासा जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, इसमें जिस तरह लोगों के गले खराब है, नाक बंद है, जुकाम है, बुखार है, इस सिचुएशन में किस तरह अपनी केयर किस तरह करनी है? देखिए, उसमें पहली तो बात यह है कि आपको ना अपने गूगल पे आप जाके देखें कि आपके शहर का या आपके इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI बोलते हैं, ठीक है, वो कितना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे जो सोसाइटीज हैं, ममालिक हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनका 50 के इर्द गिर्द है कि ये सफाई आपकी फिजा में कितनी है। बेहतरीन, आप आसमान देखें तो बिल्कुल नीला नजर आएगा, पानी देखें तो बिल्कुल नीला नजर आएगा, फजा और शफात दूर तक आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी। 100 वाले को कहा जाता है कि थोड़ा सा जो है ना वो खतरनाक है या मुनासिब नहीं है। 150 तक जो है वो डेंजरस शुरू हो जाता है, और 200 से ऊपर तो बहुत ही खतरनाक है। जो किसी अब इत्तफाक की बात देखें, मैं रोजाना चेक करता हूं तो हमारा लाहौर का जो AQI है वो 350 से लेके 450 या 500 के दरमियान फॉल कर रहा होता है, और कुछ एरिया में तो 500 प्लस भी चला जाता है जी। तो इसमें ऐसे हालात में जब बच्चे, खास तौर पे बच्चे जब वो सांस लेंगे तो उनका सबसे पहले नाक और गला खराब होता है, जिसकी वजह से उनकी नाक में सिक्रीशन बढ़ जाती हैं। बच्चे फिर बार बार मोजी को रगड़ते हैं, और ये हमारे नाक में जो एरिया होता है बहुत नाजुक होता है। जब वहां पे इन्फेक्शन होती है, जब आप बार बार बच्चे रगड़ते हैं तो वहां से ब्लड और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। नाक बंद रहता है, रात को उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसमें फिर बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि गैर जरूरी घर से ना निकला जाए। बच्चों को जो है ना वो गर्म रखें, गर्म कपड़े पहना के रखें, एक्सपोजर टू द स्मोक ना होने दें, और उनको जो है ना थोड़ी ऐसी हाई एनर्जी वाली चीजें, सूप हो, यखनी हो, कॉफी हो, इस तरह की चीजें जो उनको ज्यादा इस्तेमाल कराएं, अंडा शहद ज्यादा इस्तेमाल करवाएं, सही, ताकि वो सेहतमंद रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बच्चों के लिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी तरह ये बड़ी उम्र के लोग जो बुजुर्ग लोग घर में मौजूद हैं वो भी, क्योंकि बच्चों वाली कैफियत हो जाती है, उनका भी लेवल वो बच्चों के साथ ही मैच हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है और फिर इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस टाइम में जहाँ पर आपके साथ ये सारी चीजें चल रही हैं, ये मसाइल चल रहे हैं, वायरसेस चल रहे हैं, बैक्टीरिया चल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं, वहां पे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल, हर बंदे को, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको क्या करना चाहिए? एक जवान तो चले बीमार होकर दोबारा रिकवर हो जाता है, लेकिन एक बच्चे के लिए रिकवर होना और एक बुजुर्ग के लिए रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दोनों जो एजेस है ना, एक्सट्रीमिटी ऑफ लाइफ के बच्चे हैं या 60 प्लस 65 प्लस के लोग हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो ऑलरेडी हार्ट के या फेफड़ों के मरीज हैं तो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, बहुत कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। तो उसके लिए एक तो ज़रूरी है कि आप उस नॉक्शियस एक्सपोजर वाले नॉक्शियस एनवायरनमेंट में ही ना जाएं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ताकि आप पे अटैक कम से कम हो, अवॉइड करें, घर पर ही रहें। और दूसरा, हम अक्सर ये बात करते रहते हैं, और आपका भी डॉक्टर नबिहा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हेल्थ विदाउट मेडिसिन। बिल्कुल सही। वो क्या चीजें हैं कि आप 5 चीजें जिंदगी में जरूर रखें, खा वो बड़े हैं, नौजवान है या जवान है। नंबर 1 कि आप अपनी नींद पूरी रखें। नींद से आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है। ऐसा ही है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। अगर हम रात को 2, 3, 4 बजे तक जाके लेट सोकर लेट उठेगा ना, ये इम्यूनिटी को कम कर दे, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी डाइट को बैलेंस और मुतवाजन रखें। फ्रोजन जो चीजें हैं, जो घर की
फ्रीजर में या हमने फ्रोजन चीजें खाती हैं, आपका भी बड़ा बड़ा इसको डिसलाइक करते हैं और मैं भी बहुत डिसलाइक करता हूँ कि आप हमेशा ताजा और फ्रेश खाना खाएं, ताजा फ्रेश खाना खाएं, उतना ही बनाएं जितना आप खा लें, जितना खाना, बिल्कुल मत फ्रीज करें, मुनासिब और मुतनासिब ग़िज़ा, मुतवाज़िन और मुतनासिब, ना क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो और ना क्वालिटी उसकी बुरी हो। उसके बाद है रोजाना कोई आधा पौना घंटा जो है ना अपने आप को जरूर दें सैर या वॉक या एक्सरसाइज के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एज कि आपने कितनी सख्त एक्सरसाइज करनी है, सिंपल वॉक ही कर लें, ये बहुत बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक विच आर 30 मिनट्स अ डे, 5 दिन हफ्ते में जरूर करें, 7 दिन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, आधे घंटे से ज्यादा कर लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अपने आप को टाइम जरूर दें। अच्छा, लोगों के घर के बिल्कुल साथ जो है वो गार्डन होता है, ट्रैक होता है, सब कुछ है, लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकलना, नहीं लग रही है हमें, ठंड बहुत लग रही है, बस ये तसाहुल जो है ना, तसाहुल इसका पता बाद में चलता है। सही बात है। 3 चीजें हो गई सैर के बाद, जो चौथी चीज है कि अपने आप को ना थोड़ा सा धूप में एक्सपोजर जरूर दें, बहुत जरूरी है, कोई आधा पौना घंटा जो सुबह वाली धूप है, जो असर के बाद, और बहुत सारे कपड़े पहन के एक्सपोजर बांधे, जैकेटें पहनी हुई है और बहुत सारे स्वेटर पहने हुए, ऐसा ना करें, कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद फिर लाइफ को जो है ना थोड़ा सा दोस्तों के साथ गपशप में, जिसको लेजर टाइम कहा जाता है, बहुत जरूरी है। हाँ, वो आपके घर वाले आपके दोस्त हैं या करीबी दोस्त हैं, तो 15-20 मिनट आधा घंटा जो है ना हर चीज से मुबर्रा होके आप उनके साथ जरूर गपशप लगाएं। तो ये 5-4 चीजें ऐसी हैं कि जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है, और एक्सपोजर अपने आप को कम दें, और उसके बावजूद भी अगर बीमार हो गए तो फिर किसी भी करीबी मुस्तनद अस्पताल से, डॉक्टर से जल्दी राब्ता कर लें ताकि आप किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। अभी यहाँ तक जो है वो डॉक्टर्स खुद ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अभी कोई स्टार्ट ही है ना, जरा सा कोई इन्फेक्शन ही हुआ है, आपको फील हो रहा है कि आपके गले में कुछ हल्का सा दर्द है, तकलीफ है, तो इसको आप माइनर चीज ना समझें, बल्कि इसका फौरी तौर पर आप इलाज ढूंढें, अच्छे सही मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उससे जो है वो पूछें कि भाई मुझे इसका क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो सिर्फ जुशांदे पे और सिर्फ हनी पे ही रहें कि हम जी गर्म पानी कर करके हनी मिक्स करके जो पीते रहें उससे ठीक हो जाएगा। ये इन्फेक्शन आज के दौर में हम जिन वबाओं से गुजर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुश्किल दौर है, और इस दौर में खाली वो शहद वाले काम खत्म हो गए अब, सिर्फ शहद जो है गर्म पानी में डाल के पी लेते थे तो गले ठीक हो जाते थे। अब गले ऐसे ठीक नहीं होते, अब तो आप जो है वो जितनी मर्जी अदरक वाली चाय पी लें, जो मर्जी कर लें, अब जब तक आप जो है वो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेंगे जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं की, तब तक आपका गला या आप ठीक होने वाले नहीं हैं। और ये वाकई ऑथेंटिक बात हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, एक होता है ना आपके मेदे में जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही होती है जिसको आप तेजाबियत बोलते हैं, या जिसको आप जो है गैस्ट्रो बोलते हैं, कोई इस तरह की चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें उड़ के जो है वो अब फिजा में शामिल हो गई हैं। बिल्कुल ठीक, तेजाबियत हो गई है पूरी जगह पर, जो है वो ऐसे तेजाब की कैफियत हो गई। और अगर आप ये सोचें कि ये तेजाब का लफ्ज़ कैसा है, तो तेजाब हर चीज़ को जला देता है, अंदर से सड़ा देता है। और इस वक्त जो हमारी पोल्यूशन, जो हमारा इस वक्त लाहौर के जो आलूदगी जा रही है, वो इंसान के अंदर घुस के ऐसे ही उसको तेजाबियत में मुब्तला कर रही है। आप देख लें, हर बंदा, हर यंगस्टर जो है वो स्टमक का जो है वो पेशेंट है। क्यों? क्योंकि हम बाजार की चीज़ें खाते हैं, घर में हम बनाना ही नहीं चाहते हैं, घर में बनाने वाला कोई नहीं है तो बाजार से उठा लाए, उसी ने आपको बीमार किया हुआ है। डॉक्टर साहब, कितने लोग आपके पास जो है वो आते हैं जो आप ये समझते हैं कि बाजार की चीज़ें खाने से जो बीमार होते हैं? देखें, मैं कहूँगा अगर 80% से ज़्यादा वही हैं जो बाजार के अनहेल्दी, अनहाइजेनिक किस्म की चीज़ें खा के, जिसमें बर्गर, शवारमे, बोतलें और इस तरह की चीज़ें, और वो खा के हमारे पास आते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि आप ज़मीन के पेट से निकलने वाली चीज़ें, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, जो ज़मीन के पेट से निकल के आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग हो उसकी, ठीक है, कि कम से कम, और अगर प्रोसेसिंग करनी है, कुकिंग करनी है, तो आपके घर का कोई बहन, बेटी, माँ ने वो कुकिंग की हुई हो, तो वो और वो ताज़ा हो, इंतहाई हेल्दी फूड वो होती है। लेकिन जितनी फूड की प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, जितनी फूड के ऊपर केमिकल ज़्यादा लगेंगे, जितनी फूड ज़्यादा फैक्ट्रियों से होके फ्रीज होगी, उतनी ही वो ज़्यादा खतरनाक होती चली जाती है। ताज़ा और ज़मीन से निकलकर पेट से आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग, तो वो हेल्दी डाइट होती है। बिल्कुल सही है, फ्रेश चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें। और इस मौसम में डॉक्टर साहब लोग एहतियात नहीं करते। इस मौसम में ये जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें ना सर्दी है, ना गर्मी है, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड का सेशन जो है वो चल रहा है, अजीब सा मौसम है जिसमें आपको ना कुछ अच्छा लग रहा है ना कुछ बुरा लग रहा है, बस एक अजीब सी तबीयत है। तो इस मौसम में जो चीज़ें खाने वाली हैं वो डिफरेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि डाइट है यानी कि जान है तो जहान है, लेकिन डाइट उसके लिए बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप जो है वो हर वक्त फ़िश खा लें, हर वक्त आप जो है वो महंगी महंगी चीज़ें खाएँ, इसमें कोई महंगी या सस्ती चीज़ नहीं है। हमारे पास जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मौजूद हैं, हर मौसम के हिसाब से खाएँ,
वो ज़रूरी चीज़ें हैं। और बिल्कुल इसके सही। अलावा जो है ना, अच्छा इस दौर में जो इस टाइम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो यंगस्टर्स में आ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है चेस्ट इन्फेक्शन की, जो कि अगर आप ये देखें कि 25 से और 35 साल की उम्र के लोग जो हैं वो इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि पहले सुनने में ये आता था कि चलो बच्चों को होता है और यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा नहीं होता चेस्ट इन्फेक्शन। इसकी क्या वजूहत हैं कि अब तक हम ठंडा पानी पी रहे हैं या हम गर्म पानी की तरफ जा नहीं रहे हैं, या क्या है, हम जो है वो स्टीम नहीं लेते, हम अपना ख्याल नहीं रखते? तो डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है? देखें, ये जो एज ब्रैकेट बताइए ना आपने 25 से 35, ये ऐसी उम्र है जिसमें इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़ियत सबसे ज़्यादा होती है। सही बात है। लेकिन नौजवान खुद अपने हाथों से अपनी तबाही का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो कैसे? इस एज में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। इस एज में लोग जो शीशा वीशा का जो प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन अंदर खाते छुप के लोग बच्चे जो सब हो रहा नौजवान है। यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हाँ। फिर भी करते हैं। सही बात। अब ये दो चीजें ऐसी हैं, और या फिर फैशन बन गया ना, ये फैशन बन गया है, ये फैशन है, ये नहीं तंबाकू पता कि बीड़ा अंदर से खा रहा है ये फैशन रखते हैं मुंह के अंदर जी। किसी भी शक्ल में टोबैको, ये इंतहाई खतरनाक है। ये फेफड़ों को तो मुतासर करता ही करता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को तो मुतासर करता ही करता है। हाँ। लेकिन उससे बहुत बड़ी बीमारी जो कैंसर है, जिसमें मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, खुराक की नाली का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है। इस वक्त हमारे पास यकीन जाने जिसने ये इबरत पकड़नी हो ना, वो हमारे पास हॉस्पिटल में आके कैंसर के मरीजों को देखे कि कितनी बेचारे मिजरी की हालत में है, कितनी ज्यादा वो मुसीबत की हालत में है। इससे पहले कि मुसीबत किसी पे आए, बेहतर है कि अपने हाथों से अपनी खुदकुशी का सामान ना करें। सिगरेट, हुक्का, बीड़ी, शीशा, कोई भी ऐसी बुराई वाली बात आपके अंदर को खत्म कर दें, इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, छालियां बहुत खाते हैं लोग, वो छालिया, मतलब ये सारी वो शक्लें हैं कि जो किसी न किसी शक्ल में आपको नुकसान देती हैं। उसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ IDF, जो डायबिटीज का एक बहुत बड़ा फोरम है दुनिया का, जी जी बिल्कुल, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान का आने वाले वक्तों में हर तीसरा बंदा, हर थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी सफर फ्रॉम दिस डायबिटीज मेलाइटस, कि उनको शुगर होने का डर है अगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया तो। लाइफस्टाइल चेंज में क्या है कि आप अपने आप को सैर की आदत डालें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठने की आदत को खत्म करें। ये जो मैदे की चीजें हैं, बर्गर, शवारमे, बोतलें या फास्ट फूड, जंक फूड को खत्म करें, नेचुरल चीजों के ऊपर आए और अपनी शुगर वक्तन फक्तन चेक करवाते रहें। और शुगर भी एक बहुत बड़ी वजह है इम्यूनिटी कम होने की। अब यही अगर एक नौजवान को 30 साल की उम्र में शुगर होगी, ऊपर वो सिगरेट पी रहा है, तो वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा दावत दे रहा है फेफड़ों के कैंसर की, इन्फेक्शंस की, और इसके अलावा दीगर बीमारियों की, खासतौर पर दिल की बीमारियों की। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, लेकिन हम जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन जानबूझ के हम अपने जो है वो ये जहर अपने अंदर खुद ही उड़ेल रहे हैं, और फिर जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर हमें ये होता है कि बस एक दिन में ठीक हो जाएं, बस दूसरे दिन ही ठीक हो जाएं। जब बीमार होते हैं तो फिर अल्लाह से माफिया मांगते हैं, और फिर जब ठीक हो जाते हैं फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। इसका क्या करें? बस उसमें एक्चुअली बात यही है कि देखें जी, ये ना तालीम से ज्यादा हमें तरबियत की जरूरत है। हमारे यहाँ तालीम की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। सही बात। थोड़ा बंदा पढ़ा, बेशक थोड़ा इल्म वाला हो, लेकिन अगर उसकी तरबियत अच्छी हुई है, उसको अच्छा पता है कि सिगरेट पीने से मेरा ही नहीं नुकसान, मैं जो धुआं छोड़ रहा हूँ ना, इर्द गिर्द जो जानवर बैठे हैं, इंसान तो इंसान, अगर कोई जानवर भी वो स्मोक अंदर लेके जा रहा है, उसको भी आप नुकसान दे रहे हो, तो लिहाजा आप डबल गुनाह कर रहे हो, अपनी जान को नुकसान दे रहे हो। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अपने वालिदैन के बेटे की जान को नुकसान दे रहे हो, उनके मुजरम हो, अपने मुजरम हो। और अगर आप शादीशुदा औलाद बच्चे हैं तो आप बच्चों के बाप को नुकसान दे रहे हो। आप ये हिकमत सोचें, ये बात सोचें कि मैं अपने हाथों से खुदकुशी ना करूं। तो इसलिए सिगरेट का छोड़ना और बचाना जो है वो बहुत क्योंकि सिगरेट का जो भी एक अमल है या सिगरेट जो प्रोसेस है, ये लोग जो है वो पीते हैं, और जितनी ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जितनी ज्यादा टेंशन में होती है, उतनी सी जो है वो लेवल पे क्रॉस करते चले जाते हैं और सिगरेट पीते चले जाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो उस धुएं में जो है वो अपनी तमाम डिप्रेशन और ये सब चीज़ें जो है वो उड़ा रहे हैं। और यही हाल जो है वो आप दूसरी तरफ देख लें, शीशा है या नशा है या कुछ भी है जिस पर ये अवाम लग गई है, पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक ही है कि लोगों के रवैये, आपके अपनों के रवैये, आपके प्यार करने वालों के रवैये, जो लोगों को इस नौबत तक पहुंचा देते हैं कि वो फिर अपनी ज़िंदगियों का खात्मा खुद ही अपने हाथ से कर रहे होते हैं और इसको फैशन समझ रहे होते हैं कि ये एक लीड क्लास फैशन है, और जो उनके साथ बैठकर ये सब कुछ नहीं करता उसको वो कहते हैं कि ये थर्ड क्लास है।
तो ये जो मैं कहती हूँ कि थर्ड क्लास होना बहुत बेहतर है इस तरह का, लेकिन इस तरह का जो आप अपना क्लास बना रहे हैं, इससे आप अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसको छुड़वाने के लिए जैसे हमारे नफ्सियात जो है, बहुत सारी ट्रिक्स हमारे पास होती हैं लोगों को जो है वो इससे दूर करने के लिए, लेकिन जब तक एक इंसान खुद ना चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या कुछ इस तरह की जो है वो मेडिसिन आप देते हैं कि जो आपके पास आ रहा है उसको फुली चेस्ट इन्फेक्टेड है, उसको और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हेपेटाइटिस का भी मरीज़ है, उसको जो है वो शुगर भी है, तो इसको फिर किस तरह आप जो है वो मैनेज करते हैं? कोई मेडिसिन वगैरह दे के जो है वो इसकी रिकवरी करते हैं? ये है तो फील्ड आपका कि चूँकि डिपेंडेंस होती है, ये सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है, और ये साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का काम है वो जी बिल्कुल, राइट। लेकिन मैं उससे पहले बताऊं कि ये लगने से पहले मुझे नहजुल बलागा साहब नहजुल बलागा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल याद आ रहा है, जिसमें फरमाया था कि आपने अगर बच्चों की तरबियत, औलाद की तरबियत करनी है ना, तो उनको लाइफ को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें जी। 7 साल की उम्र, पहले साल से लेके 7 साल की उम्र तक आप बच्चों के गुलाम बन जाएं और बच्चों को अपना आका बना लें। सही कि 7 साल की उम्र तक आपने उनकी हर बात माननी, उनके लाड उठाने हैं, बच्चे हैं ना, सही बच्चे, हर बात उठानी है। बात। अब फिर 7 साल से लेके 14 साल की उम्र तक ये उम्र उनके बनने और बिगड़ने की उम्र होती है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल की और कॉलेज शुरू होने की उम्र होती है, उसमें आपने बच्चों को गुलाम बनाना है और खुद उनके आका बनना है। सही बात है। उनको हर बुरी बात पे टोकना है, हर बुरी बात पे रोकना है और उनकी अच्छी बातों की तारीफ करनी है। इसीलिए फरमाया कि 10 साल की उम्र तक कुछ ना कहो बच्चों को, लेकिन 10 साल के बाद थोड़ी सी डांट के साथ नमाज पढ़ाओ, राइट। और फिर 14 साल से लेके 21 साल तक की उम्र में बच्चों के मुशीर बन जाओ, उनकी मुशावरत करो, सही, उनको फैसले खुद करने दो, लेकिन उनको अपने तजुर्बे से अच्छा और बुरा बताते रहो। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत इन 3 हिस्सों में कर ली, 21 साल के बाद फिर उनको छोड़ दो, इंशाल्लाह वो फिर बिगड़ने नहीं लगे। सही बात। मैं आपको बात बताऊं, 99% आप मुझसे करेंगी और आपके पास पेशेंट मुझसे ज्यादा आते हैं इसके, 99% लोगों ने अगर सिगरेट शुरू करनी होती है तो इसी एज ब्रैकेट में शुरू करते हैं, ऐसा ही है। 14 से लेकर 20-21 साल की उम्र में। सही कह रहे हैं। अब बदकिस्मती से हमारे लोग बेचारे कुछ एलीट क्लास वैसे अपने बिजनेस में और बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और जो गरीब हैं वो भी उनको 2-2, 3-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं, बच्चों पे नजर नहीं रखते। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, वालिदैन से हाथ बांध के ये दरखास्त करूंगा कि आप अपने बच्चों पे जरूर नजर रखें, बच्चों को जरूर टाइम दें और उनकी एक्टिविटीज को देखें, उनके दोस्त देखें कि कौन से दोस्त हैं, और उनकी अच्छी बुरी सख्ती से डांट के मना ना करें उनको, लेकिन उनको अच्छा बुरा जरूर बताएं, सिगरेट के नुकसान बताएं। अब ये जो सिगरेट शुरू होता है ना जी, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप मुझसे बेहतर जानती हैं, ये शुरू में फैशन और शौक के तौर पे शुरू होता है। ऐसे ही है, इसके लिए जरूरी है कि बहुत एलीट क्लास वाले शुरू करते हैं। अच्छा, ये मेंटली पहले जो है ना दूसरे बंदे को टॉर्चर किया जाता है कि तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम हमारी सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं हो। जो आप जिस सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं है, या आप जो सोसाइटी वाले आपको जो है वो कह रहे हैं कि आप ये काम शुरू कर लो, अपने आप को नशे पे लगा लो या सिगरेट स्टार्ट कर लो, अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लो, वहां से खुद ही साइड पर हो जाओ। बिल्कुल, दोस्त आपका तारुफ होते हैं। और ये हम क्या कहते हैं, बच्चे जो है वो क्योंकि इतनी अकल नहीं होती है, माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। असल में ना माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं है डॉक्टर साहब, दोस्त नहीं है, इसलिए वो बाहर दोस्त तलाश करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे माँ बाप हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमसे हर पूछगछ करनी है, कितनी दोस्त हैं, कौन सी दोस्त है, किसका फोन आया है, किसने किया है, आपने ये काम किया, आपने नहीं किया, 7 बजे हैं 6 बजे हैं तो माँ का फोन आ गया जी, किधर हो, घर पहुंचो। आज तक आदत वही पड़ी हुई है कि 6-7 बजे जो है वो आपने अपने घर पर होना है, या आपको मैं क्लिनिक पे मिलूंगी, तीसरी कोई जगह नहीं। बिल्कुल ठीक। देखिए ये हमारी तरबियत है। अगर वो तरबियत हमारी ये हुई होती तो आज हम भी जो है वो 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक सुबह के जो है वो घर जा रहे होते और कोई पूछने वाला नहीं था। हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम स्याह करें या सफेद करें, लेकिन क्योंकि तरबियत है इस वजह से आपने अपने बच्चों का दोस्त बनना है, ये जरूरी है। तो आज जो बीमारियां फैल रही हैं, जो फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, इवन के हमारी जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, ये हमारे डिप्रेशन से बहुत कनेक्टिव है। हम ये समझते हैं ना कि मौसम से ही कनेक्टिव है, ये डिप्रेशन से भी बहुत कनेक्टिव है, क्योंकि आपकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ आपको दूसरी बीमारियां लगी होती हैं। डॉक्टर साहब आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे। और फिर जो है वो ये इन्फेक्शन की सूरत जो है वो हमें अंदर से डैमेज करता है, फिर इसके जो है वो हमें रिपेयर और करना पड़ता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि चेस्ट इन्फेक्शन जो आजकल आ रहा है वो बिल्कुल वाइट हो जाती है चेस्ट, और ऐसे लगता है कि पूरी चेस्ट पर जो है वो सारा स्पूटम या कोई ऐसी चीज़ के जैसे कोई वाइटनेस सी आ गई है। ये डॉक्टर साहब किस तरह होता है, किस लेवल पे जाके होता है, और किन लोगों में कितनी एज में जो है वो होता है? देखें, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है ना, ओल्ड एज में खास तौर पे, जो ऑलरेडी हार्ट के, लंग के मरीज हैं, शुगर है, स्टीरॉयड किस वजह से ले रहे हैं, उनके अंदर ये ब्लड प्रेशर, कोविड ने ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर और कंट्रोल नहीं है,
उनको बहुत ज्यादा मुतासर किया है। तो लिहाजा अगर आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, अनड्यू एक्सपोजर में ना जाएं। अगर अर्ली सिम्टम शुरू हो गई हैं तो उनको फिर जल्दी किसी माहिर डॉक्टर से राब्ता करके जल्दी कंट्रोल कर लें। अगर खुद ही आप घरों में टोटके करते रहे और फिर आपका सांस तंग होना शुरू हो गया तो फिर बात जो है ना वो जरा लेट हो जाती है। तो लिहाजा जवान जो हैं या नौजवान जो हैं वो तो थोड़ा वेट इस सेंस में कर सकते हैं कि अगर आपको बुखार नहीं है और अगर आपका सांस तंग नहीं हो रहा तो फिर जो है ना आप घर के जो जिस तरह आप बात कर रही थी कि शहद और अदरक वाला पानी ये वो 1 2 3 दिन तक देखा जा सकता है। डॉक्टर के पास आपने रश तब करना है जब अगर आपको फीवर हो रहा है या आपको खाने में गला इतना खराब हो गया, खाने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, या फिर आपका सांस तंग होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने बिल्कुल लेट नहीं करना, जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना है। और हमारा डॉक्टर नबीहा तजर्बा और मुशाहदा भी यही है कि जिन लोगों ने जल्दी आ गया उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। सही बात है, ऐसा ही है। हमारे कहने पे जिन लोगों ने, बहुत अहम टॉपिक वैक्सीनेशन का है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई टाइमली उनको दोबारा अगर हुआ भी है तो बहुत ही कम हुआ, या तो हुआ ही नहीं, लेकिन अगर हुआ तो रिकवर होकर निकल गया। लेकिन अभी तक भी वो मरीज आ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। इसलिए मेरी ये दरखास्त होगी तमाम नाजरीन से। अच्छा, अभी तक आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं? बहुत ज्यादा हमारे पास वैक्सीनेशन वाले कम है और जो ना लगवाने वाले ज्यादा हैं अभी भी। अच्छा, देहातों में तो लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, वो उसको बात को मान ही नहीं। शहरों में, लाहौर में फिर भी रिजल्ट अच्छे हैं, और लेकिन जो पेरिफेरी के लोग हमारे पास आते हैं ना तो उनमें जो रेशो निस्बतन वैक्सीनेशन। अच्छा, कोरोना हो के सबको गुजर गया किसी को कोई, क्योंकि देहात में रहने वाले लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम जरा स्ट्रांग होता है ना, वो पैदल बहुत चलते हैं, देसी चीजें खाते हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम हाई होता है। उनको अगर हो भी जाए तो वो ये समझते हैं जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो तो खत्म हो गई गल, तो गल खत्म नहीं होती थे, यहीं से तो बात शुरू होती है। लेकिन वो इस चीज़ को जो है वो गल ख़त्म करके जो है वो बात ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये समझाना लोगों को, इसमें अवेयरनेस कायम करना, इतना अवेयरनेस कायम की गई कि वैक्सीनेशन करवाएं, और अब तो बूस्टर डोज आ गई है। जी जी जी, ये बहुत अहम बात है ये। हाँ, तो इस हवाले से भी बताइए डॉक्टर साहब। बूस्टर डोज यही है कि आपकी जो है ना इम्यूनिटी, हम जो वैक्सीन लगवाते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है और एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये वेरी करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपकी एंटीबॉडीज का लेवल कम हो रहा है तो फिर आपने उसको बूस्ट करना है एक और इंजेक्शन देके। तो लिहाजा गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी आ गई है कि वो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो अस्पतालों में काम करते हैं, या वो लोग जिनकी एज ज्यादा है या जो फेफड़ों और उनके मरीज हैं हार्ट के, तो उनको चाहिए कि वो जरूर बूस्टर डोज लगवाएं। और उसके बाद हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद महीनों में, 1 2 साल में, ये पूरी सब आवाम के लिए वैक्सीनेशन प्लस बूस्टर लाजमी हो जाए और गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत आ जाए। और ये मैं इस मामले में गवर्नमेंट को बहुत क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से दिन रात काम किया है कोविड के लिए, और फिर जिस तरह इन्होंने फ्री वैक्सीनेशन डोर टू डोर जाके मिन्नतें तरले कर रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए, तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि जरूर इनके साथ ताउन करें और वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाएं। अच्छा, कैसी बात है कि लोगों को खुद उनकी जिंदगी बचाने के लिए जो है डोर टू डोर सर्विस दी जा रही है कि भाई अपनी जिंदगी बचा लो, और लोग कैसे हो गए कि हमने अपनी जिंदगी नहीं बचानी, हमने जो है वो वैक्सीन नहीं लगवानी। इससे क्या हो जाएगा भाई, हम सब ने वैक्सीन लगवाई है, सब वैक्सीनेटेड हैं और जिंदा है, देखें आपके सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे मसाइल नहीं है, कोई खतरनाक किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर आप भी लगवाएं। और बूस्टर डोज भी जो है वो लाजमी, अभी तो फ्रंटलाइन सोल्जर्स के लिए है, अवाम के लिए जो है वो ये किस तरीके से, मेरा ख्याल है अवाम में भी ये लग रही है बूस्टर डोज जो है वो अब अवाम के लिए, खास तौर पे बाहर जाना हो, हज उम्रे के लिए जाना हो ना जी, उनके लिए तो मुबालिक की शर्त है कि बूस्टर डोज लगी हुई हो, बिल्कुल तो उनको तो लाजमी लगाई जाती है। क्योंकि देखिए वो ट्रायल था, जो एक आपको जो डोज लगाई गई वो एक ट्रायल था, वो ट्रायल कामयाब हुआ कि लोग जो है अगर खुदा ना खास्ता उनको हो भी गया वापस कोविड। अच्छा, इसने सिर्फ कोविड को कवर नहीं किया डॉक्टर साहब, और भी जितने इन्फेक्शंस थे, बैक्टीरिया थे, उसको भी अंदर से जो है वो खत्म किया। इवन के लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया कि अगर वो शुगर पेशेंट थे तो उनकी शुगर भी नॉर्मल होनी शुरू हुई, और अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे तो उनके ब्लड प्रेशर भी जो है वो नॉर्मल होने शुरू हुए बगैर किसी दवाई के। तो इट्स मीन कि ये काम कर रही है, अंदर जाके आपको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, तो फिर क्यों ना सब इसको जो है वो लगवाएं और इससे जो है वो फैजियाब हो। तो इसमें बूस्टर डोज के बाद भी कोई जो है वो आने की तवक्को है, और अभी नाजरीन के लिए आप बूस्टर डोज के हवाले से क्या कहेंगे? अब ये देखें, आपके हॉस्पिटल में लग रही है ये? देखिए, पहले जब हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने इसके मखसूस सेंटर बूस्टर डोज के बनाए हैं जहां से लग रही है, ठीक है, राइट। तो अब उसमें यह है कि बूस्टर डोज के मुतालिक हमें जब अभी वैक्सीन नहीं आई थी शुरू में 2020 में आया, तो हम दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए। बिल्कुल, अब वैक्सीन अल्लाह का शुक्र है कि विद इन 1 ईयर आ गई। तो फिर अब
ये ऐसी बीमारी थी जिसमें कोई भी डॉक्टर एक्सपर्ट, पूरी दुनिया, अमेरिका का भी कोई डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं था। सही बात। सारे तजर्बे से सीख रहे थे। सही बात। अब एक वैक्सीन लगी, ख्याल था कि शायद एक काफी होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि 3 से 4 माह के बाद कुछ लोग सफर कर गए। उनको जब बूस्टर लगाई गई तो फिर उनके जरा इम्यूनिटी ज्यादा देर तक चली। सही। अब उनमें से फिर देखा कि जिन्होंने 2 लगाई हों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फिर एक दफा कोरोना के सिम्टम आना शुरू हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि 3rd डोज आफ्टर द 6 मंथ, 2nd डोज के 6 महीने बाद एक आप 3री डोज लगवाएं। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि वो कितनी देर तक चलती है। 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। और अगर वो नहीं चलती तो फिर हो सकता है कि जिस तरह हम फ्लू वैक्सीन हर साल लगवाते हैं, मेरा गुमान और ख्याल यही है कि शायद हमें ये भी ईयरली लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक किस्म का वही उसी तरह का वायरस है जिस तरह का आम फ्लू वायरस है। सही। अब निमोनिया की वैक्सीन तो एक ऐसी आ गई जो जिंदगी में एक दफा लगवा लें, हमेशा के लिए बंदा बचत हो जाती है। अल्लाह करे इसकी भी एक ऐसी आ जाए, लेकिन फिलहाल लग यही रहा है कि ये हमें हर साल लगवानी पड़ेगी। सही है, क्योंकि ये फ्लू के तो वैसे ही फ्लू ठीक होते होते टाइम ले लेता है। आप जो मर्जी मेडिसिन यूज करें, अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि फ्लू को 1 हफ्ता जो है वो लाजमी लगेगा ठीक होते होते, लेकिन तो 4 दिन तो लाजमी है कि 4 दिन बाद जो है वो आपका फ्लू ठीक होगा, उससे पहले नहीं ठीक हो सकता, जो मर्जी कर लें आप। तो डॉक्टर साहब, ये अभी जो बूस्टर डोज के बाद आपने एक और नया इंकशाफ कर दिया प्रोग्राम में कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हर साल जैसे फ्लू की वैक्सीन लगती है, इसी तरह ये कोविड की वैक्सीन भी जो है वो ज़रूरी करार दे दी जाए कि हर साल लगेगी। तो ये मतलब हर साल वाला अभी जो लोगों ने पहले ही नहीं कंप्लीट करवाई हुई, तो ये साल वाली जो है वो इस पे कैसे आएंगे? ये देखेंगे, यही बात है कि वो खुदा के लिए अपने ऊपर मेहरबानी करें, अपने घर वालों पे करें, कम्युनिटी पे करें। देखें, मैं जब एक टीका लगवाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहा। सही बात है, क्योंकि मैं कैरियर बन सकता हूँ दूसरे के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं असल में अपने घर वालों की जान बचा रहा हूँ, मैं अपने हमसायों के, रिश्तेदारों की, जहां जहां भी मैंने जाना उनकी जान बचा रहा हूँ। तो हमने अपनी जान भी बचानी है और हमने इंसानियत को भी बचाना है अपने आप को टीका लगा के। तो खुदा के लिए सब लोगों से यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द ये जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई वो अपनी ये 2 टीकों वाली वैक्सीनेशन तो मुकम्मल करें, और अगर फिर वो उस ब्रैकेट में आ जाते हैं जिसमें बूस्टर लगनी है तो बूस्टर भी लगवाएं। और अगर फिर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाती है, WHO जैसे भी हमें डिसाइड करता है, अभी तो मैं अपना जाती ख्याल बयान कर रहा हूं ना, सही बात कि हो सकता है कि 3rd डोज के बाद हमें जरूरत ना पड़े, इस बात पे रिसर्च जारी है, लेकिन डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। अगर हमें जो भी गवर्नमेंट हिदायत देती है तो हमें उसको मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, इसमें हमारी बेहतरी और खैर है। डॉक्टर साहब, लोग प्लेटलेट्स लगवा रहे हैं, लोग जो है वो डेंगू से ख़तरा एकदम से हो जाता है, सबके प्लेटलेट्स जो है वो कम आते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये लगवाने दौड़ पड़ते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाए। ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक आप बात बता दूं कि इसमें प्लेटलेट का कम होना इतना खतरनाक नहीं है। इसमें जो पैरामीटर डेंगू के अंदर होते हैं ना जी, अब हम कोविड से डेंगू की तरफ जी बिल्कुल आ गए हैं। हाँ। अब इसमें यह है कि इसमें जो पैरामीटर्स खतरनाक होते हैं कि वो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, एक ऊपर वाला होता है जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, एक निचला होता है जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। 120/80 40 का फर्क है, इसको पल्स प्रेशर बोलते हैं। अब ये फर्क जो है ना वो 30 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज के ब्लड प्रेशर जो है वो 110/90 हो जाए तो 20 का फर्क रह गया, ये खतरनाक काम है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें होता है हेमेटोक्राइट, HCT। आप प्लेटलेट को भूल के HCT को देखें। हर बंदे का वो एवरेज जो है वो 40 से 45-46 तक होता है। सही। तो अगर वो बढ़ के 55, 52, 50, 52 और 55 से अगर वो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपका ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया है। ब्लड प्रेशर का डिफरेंस कम ना हो और आपका हेमेटोक्राइट HCT वो 55 से ज्यादा ना हो। अगर ये 2 चीजें खराब हो रही हैं तो फिर आपका डेंगू बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। गलत करते हैं लोग, क्या प्लेटलेट पे नजर रखते हैं। मैं कहता हूं प्लेटलेट 1.5 लाख मिनिमम होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.25 लाख भी हो जाए ना 125 तो लोगों को वक्त पड़ जाता है। 1 लाख पे तो वो बिल्कुल ही गिर जाते हैं, जी अब हम लगता खत्म हो गए हैं। सही। मैं कहता हूं कि प्लेटलेट अगर 50,000 भी हो जाए, 40,000 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त यह कि आप अपने को कट ना लगने दें, कुछ वक्त जख्म ना लगे या कोई ऑपरेशन ना करवाएं, वरना कुछ नहीं होता। डेंगू ने 10, 12, 14 दिनों में खुद ही रिकवर हो जाता है ना। तो उसके पीछे ना भागें। अगर आपने बुखार है और डेंगू है तो ये ब्लड प्रेशर के ऊपर और HCT के ऊपर नजर रखें। दूसरी एक और अहम बात इस वाले से मैं जिम्नन बात कर दूं, जिक्र हो रहा है, एक होता ना जी, अब कोरोना में भी और डेंगू में भी एक टाइफाइड टेस्ट, टाइफाइड का टेस्ट लेकर लोग आ जाते हैं, हमें टाइफाइड हो गया। जी ऐसा भी है। टाइफाइड एक ऐसा टेस्ट है कि जब बंदे को जिंदगी में एक दफा अगर टाइफाइड हुआ है, अच्छा, तो 10 साल बाद भी कराएगा वो पॉजिटिव ही आना है। अब बुखार आपको बचपन में कहीं हुआ था, ये 5 साल पहले हुआ था टाइफाइड। अब कोरोना चल रहा है, आपने टाइफाइड कराया, वो वही पॉजिटिव आ गया। तो लोग कहते हैं शुक्र है मुझे कोरोना ने मेरा टाइफाइड का इलाज करें। जिन डॉक्टर्स को, जिन जूनियर डॉक्टर्स को, जिन अताइयों को इस बात का नहीं पता, वो
टाइफाइड का इलाज करते हैं, आप 1 महीने बाद फिर करवा लेंगे, वो फिर पॉजिटिव रहना है, वो कई साल कई दहाइयों तक पॉजिटिव रहता है। अच्छा। तो फॉर गॉड से एक तो प्लेटलेट के पीछे डेंगू में ना जाए और एक टाइफाइड डॉट टेस्ट के पीछे जो है ना टाइफाइड के लिए ना जाए। डॉक्टर जो तशखीस करे उसी के मुताबिक आप इलाज करवाएं और उसी के मुताबिक आप चलें। खुद से डॉक्टर ना खुद डॉक्टर, बिल्कुल सही। ये जो हर घर में हर गली कूचे में खुद के डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, कि जो कहते हैं फलां को ये हुआ था, मैंने उसको ये बताया, उसने ये इस्तेमाल किया तो तुम भी ठीक हो जाओगे, फिर जो है वो ये जूस पी लो, ये पत्ते खा लो, ये जो है फ्रूट खा लो, इससे बस ठीक हो जाओगे। इससे बस ठीक होने वाला हिसाब किताब अब नहीं रह गया हुआ। आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, आपको अपना डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि आपके साथ चल क्या रहा है। एक हल्का सा नज़ला ज़ुकाम भी इस वक्त में नज़ला ज़ुकाम नहीं है, वो कुछ भी आपको जो है वो इफेक्टिव हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है। तो इसको बिल्कुल हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दौर जो जा रहा है ना, वो बस है तो आखिरी दौर की तरफ इशारा, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जिंदगी है तब तक तो सुकून से और अच्छे तरीके से जी लेना। अगर बीमारी में ही जीनी है तो फिर जिंदगी जीने का क्या मजा। क्या अब आप बीमार पड़े हुए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ना बाहर की रौनक देख सकते हैं, ना लोगों को देख सकते हैं, ना आप खुशियां देख सकते हैं, ना बांट सकते हैं, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि जिस पे आप बिस्तर पे जुड़ जाएं। बिस्तर पे खुद को जोड़ता है बंदा वो जो ना एक्सरसाइज करता है, ना अच्छी डाइट लेता है, हर वक्त सोचों में गुम रहता है, फजूल की उसके पास टेंशन होती हैं, करने के लिए कोई काम नहीं होता, बस इधर उधर के मसाइल होते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। यहाँ तक डॉक्टर साहब लोग बीमार हो जाते हैं। अब बंदा पूछे कि आप क्यों बीमार हैं, तो जी फलां ने मुझे उस टाइम ये कह दिया था। ये बीमारी की वजह नहीं है, ये आपने स्ट्रेस लिया, डिप्रेशन लिया, आपके मिदे पे इफेक्ट हुआ, सबसे पहले आपका स्टमक ब्लॉक हुआ, खाना बंद हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपका डैमेज हुआ, और उसके बाद फिर आपको 100 बिस्मिल्लाह बीमारियां जो है वो लग गई, और फिर आपने सोचा कि मेरे साथ हुआ क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये हुआ स्टार्ट है आपके डिप्रेशन से है, हर चीज का स्टार्ट आपके डिप्रेशन से है। वो जो मर्जी आप कर लें कि आप कहेंगे नहीं जी डिप्रेशन से स्टार्ट नहीं है, हर चीज का स्टार्ट डिप्रेशन से। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं। यकीन करें ज्यादा सोचने वाले लोग कोई कामयाब नहीं होते। वो रात के टाइम जो कोई अच्छा अच्छा सोचते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं पूरे दिन की, वो शायद कामयाब हो जाए, लेकिन जो हर बात को सोचते हैं या उस पर लेते हैं, वो ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। डॉक्टर साहब ऐसे लोगों के लिए कोई दवाई भी ईजाद नहीं ना हुई? जी जी जी। अच्छा, मैं एक बात करूं, मैं खुद जो है ना प्राइमरी प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। हाँ, जिस तरह आप साइकोलॉजिस्ट लोग जो है ना, साइकोलॉजिस्ट लोग उनकी बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि दवाई का जो है ना चौथा नंबर होना चाहिए। सही कह रहे हैं। उससे पहले जो है ना, देखिए बीमारियां तो बहुत सारी हैं, मैंने भी हजारों बीमारियां किताबों में पढ़ी, आपने भी पढ़ी, आप भी सैकड़ों मरीज देखते हैं, मैं भी सैकड़ों मरीज देखता हूँ। सही बात है। लेकिन मैं हेल्थ टिप एक आपको बात बताऊं, जिस तरह मैंने पहले 5 चीजें बताई, नींद पूरी रखें, सैर करें आधा घंटा रोजाना, मुतवाजन और मुनासिब खुराक, घर की बनी ताजा खुराक खाएं, और धूप में थोड़ा देर जरूर बैठें, और दोस्तों के साथ कुछ देर के लिए गपशप लगा के अपने को रिलैक्स करें। हाँ। उसके बाद बहुत सारी बीमारियों में से सिर्फ 3 चीजों को आप कंट्रोल कर लें। नंबर 1, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको 120 130 बाय 80 85 से ज्यादा ऊपर ना जाने दें। सही। दवाई से, सैर से, परहेज से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें। अगर शुगर हो गई है तो फास्टिंग 110 100 और खाने के बाद की 160 150 से ऊपर ना जाए, शुगर को कंट्रोल कर लें। और तीसरा, स्मोकिंग को खुदा के लिए मैं फिर ये कहूंगा कि वो ऐसा जहर कातिल है कि जो आप खुद अपने हाथों से खरीदते हो। इस सिलसिले में मैं अपने एक उस्ताद हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाइयों जैसे हैं, मेरे टीचर हैं, बड़े मोहतरम हैं, आगा खान के प्रोफेसर जावेद खान साहब जी। उन्होंने अपनी जो बहुत बड़े वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का जो हासिल और निचोड़ है, वो सारा जो जोर जो है ना अपना, वो इसी बात पे देते हैं नौजवानों में कि सिगरेट छोड़ दें। कि आप सिगरेट छोड़ देंगे तो आप, इस वक्त आपको डॉक्टर नबिया बताऊं, 35% लोग चेस्ट बीमारियों में मुब्तला हैं, और उनमें से एक बड़ी वजह सिगरेट स्मोकिंग है। तो जावेद साहब इस काम पे लगे हुए हैं मुजाहिदों की तरह, और जिहाद कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग के और टोबैको के अगेंस्ट, कि आप तंबाकू नोशी खुदा के लिए तर्क कर दें तो आप बहुत ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। आपके डायबिटीज के, आपके हार्ट के हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे अगर शुगर को, हाई ब्लड प्रेशर को और सिगरेट को आप तरक कर देंगे तो, या कंट्रोल रख लेंगे। और चौथी बात आपसे मुतल्लिका, बात का जो है ना, नफ्सियाती बीमारियां भी सोसाइटी में उतनी ही हैं जितनी जिस्मानी बीमारियां। सही बात है। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे, कि जब भी आपको नेगेटिव ख्याल आने लगे, कि मनफी सोचे आना शुरू हो जाए, तो फौरन किसी भी अच्छे से ही जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट से पहले राब्ता करें, और वो तो आपको 80% को तो खुद जो है ना अपनी थेरेपी से ठीक कर देंगी।
अगर वो समझेगी तो फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को इससे पहले कि आप किसी बड़े आर्जे में मुब्तला हों, बिल्कुल जरूर इन हदायत पे अमल बिल्कुल करना ऐसे ही। चाहिए। अच्छा, जो चेंजिंग्स हो रही होती है ना आपके जिस्मानी, फिजिकली या मेंटली, जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं आपकी लाइफ में, वो आपको पता चल रही होती हैं। जब बंदा बदल रहा होता है ना, अंदर कुछ टूट फूट होती है, आप बिल्कुल सही। बीमार होते हो, स्टार्ट होता है, हर चीज़ का स्टार्ट होता है। स्टार्ट में ही चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए ना तो बात आगे तक नहीं बढ़ती। आप क्या करते हैं कि उसको पालते हैं बच्चे की तरह। अपनी थॉट्स हैं तो उसको पालना शुरू कर देंगे, बीमारी है तो उसको पालना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ दवाइयाँ खा लेंगे, घर में फलानी दवाई पड़ी हुई है, ले आओ ज़रा ये दवाई खा लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मेरा सीना जल रहा है, मुझे एसिडिटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो फलां डॉक्टर ने फलां टाइम पर ये दवाई, ओ भाई पता नहीं फलां टाइम पे फलां डॉक्टर ने वो दवाई दी थी, अब वो दवाई काम करती है नहीं करती, अब आपके स्टमक की या अंदर की सिचुएशन या हालात क्या हैं, अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहा है। एक दफ़ा डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो हमें डॉक्टर्स की फीसें देते हुए भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम जो है वो खौफ महसूस करते हैं जब हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं, एंड टाइम पे होते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके जो है वो कहते हैं बस डॉक्टर साहब हमें 2 दिन में ठीक कर दें। अब बिल्कुल ऐसे ही बताएं कहाँ से जादू की छड़ी लेकर आए। बस यही बात है कि दवाइयाँ जो है ना, या हॉस्पिटल जो है, दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, वो बिल्कुल आखिर में होने चाहिए। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आपके अपने हाथों में होती हैं, बिल्कुल सही। आपके अपने हाथ में है। अगर आप उन प्राइमरी प्रिवेंशन पे चल जाएंगे तो आप डॉक्टर से भी बचत हो जाएगी और अस्पतालों से भी बचत हो जाएगी। वरना फिर वो जो डॉक्टर, जब बात अस्पतालों तक पहुंचती है तो फिर मामला 50-50 वाला होता है कि या उधर। तो इससे पहले के बाद वहां तक पहुंचे, हमें खुद अपने आप को कंट्रोल करना है और इन बीमारियों से बचना है। डॉक्टर साहब, ये जो अपनी मेडिसिन के साथ जो कुछ लोग इस तरह की मेडिसिन लेते हैं जो ताकत की मेडिसिन हैं, या आप ये कह लें कि मल्टीविटामिन्स हैं या कुछ ऐसे हैं, और वो खुद ही से कहीं पे कोई इश्तिहार देखा, कोई गूगल सर्च कर लिया, कुछ कर लिया और वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसका इफेक्ट चेस्ट पे कितना होता है ये बताइए। लेकिन चेस्ट से ज़्यादा बात से डॉक्टर ना, अब उनमें से अक्सर होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड वक्ती तौर पे आपकी बॉडी में ना वाटर एंड सॉल्ट रिटेन करके आपकी बॉडी को फुला देते हैं। जब वो फुलाते हैं तो ऐसे लगता है कि आप सेहतमंद हो गए हैं, चेहरा भी फूला फूला लगता है, सारा कुछ होता है। असल में वो साइड इफेक्ट होते हैं उनके, और वो बीमारी होती है। और वही फिर ये है कि आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, आपको टीबी, नमूनिया और ये जो कोविड इवन अगर नहीं लगना था तो जल्दी लग जाता है। और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपके फेफड़ों के मर्जों में, बल्कि शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे खराब होना, किडनी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो इस तरह के स्टीरॉइड और इस तरह की दवाइयां हैं जो हम बगैर किसी नुस्खे के खाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको डायलिसिस और फिर लंबे मसले पड़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि बगैर नुस्खे के, बगैर मुस्तनद डॉक्टर के कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। कोई दवाई अच्छा, हार्ट पेशेंट्स के लिए जिस तरीके से आप ये समझते हैं, अगर किसी हार्ट पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत सीवियर कंडीशन इख्तियार कर सकता है, क्योंकि जो उसको खांसी आती है वो उसके, अगर उसे हार्ट स्टंट्स डले हुए हैं या उसका जो है वो बाईपास हुआ है, तो ये खांसी उसके लिए बड़ा ही बैड इम्पैक्ट देती है। तो डॉक्टर साहब इस सिचुएशन में क्या मतलब ट्रीटमेंट? पहले तो ये देखना समझने की जरूरत है। देखें, जो खांसी जो है ना, वो हार्ट की ऐसा अपनी बीमारी से भी आ सकती है। जब हार्ट की पंपिंग मुतासर होती है, उसको हार्ट फेलियर हम बोलते हैं, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, उसमें भी खांसी आ सकती है। तो हर खांसी कोविड नहीं है, हर खांसी जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है। अब अगर लेटने से, उसके मैं टिप आपको बता रहा हूँ कि अगर लेटने से सांस खराब हो रहा है और खांसी शुरू हो जाए, फिर आप बैठ के ठीक हो जाए, तो ये प्योरली हार्ट की वजह से है। मुस्लिम डॉक्टर को दिखाएं, इमरजेंसी में जाएं, डायूरेटिक्स देंगे, ऐसी दवाइयां देंगे जिससे आपका फेफड़ों से पानी निकल जाए। जो खांसी आपको लेट के हो रही है और बैठ के नहीं हो रही? हाँ जी, बैठ के नहीं हो रही, और उसमें हल्की हल्की खुशक खांसी या थोड़ा सा व्हाइट कलर का स्पूटम आता है, ओके, पतला सा, हार्ट की वजह से। जी, वो हार्ट की वजह से। ओके। फेफड़ों के इन्फेक्शन का ये होता है कि इसमें स्पूटम पीले रंग का आता है और गाढ़ा आता है। यस। ये अगर ये आ रहा है तो फिर ये फेफड़ों की बीमारी है, और इसमें फिर जो है वो देखना होता है डॉक्टर ने कि मुझे एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी, या सिंपल नेबुलाइजेशन से, भाप से, या क्या ठीक करना है। लेकिन इसका डिसीजन खुद नहीं करना, खुदा के लिए मोहल्ले के अताई डॉक्टर से नहीं करवाना। मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे कि जब कोविड की हवा चली ना जी, तो लोगों को सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन थी, कोरोना समझ के दर्द चले गए। जब एस्थमा का हल्का सा अटैक हुआ, समझा कोरोना हो गया। हार्ट का मसला था, समझे कोरोना हो गया। और जब मरीज कोरोना वार्ड में तो कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, हालांकि उनको कोरोना था ही नहीं। इसी तरह जब डेंगू 2011 में आया, मैं सच बता रहा हूं कि उस वक्त ज्यादा एक्सपायरी डेंगू से नहीं हुई, डेंगू की ओवर ट्रीटमेंट से हुई। हर मरीज को ड्रिपें लग रही हैं,
जिसको बुखार हुआ, एक बंदे को टाइफाइड बुखार हुआ, ड्रिपें शुरू हो गई, वो समझ रहा है डेंगू हो गया, अब डेंगू हो देखिए गया। ये तो आप पे डिपेंड करता है, इसमें तो कोई जो है वो कसूरवार नहीं है, खुद ही जाके जो है वो अपना इलाज अगर आप ऐसे डॉक्टर से करवा रहे हैं जिसको खुद कुछ नहीं पता, तो फिर वो क्या जो है वो आपको ट्रीटमेंट तो इसमें आप मीडिया वालों का बहुत ज्यादा रोल है कि आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और बहुत लोगों की आगाही के लिए करते हैं। तो बात यह कि इसका फैसला मुस्तकिल डॉक्टर को ही करने दें, बिल्कुल सही कि बात आपको कौन सी बीमारी है, ताकि उसके हिसाब से वो अपना इलाज करा सके। डॉक्टर साहब इसीलिए आप जैसे मुस्तनद डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलाकर हमारे प्रोग्राम करने का मकसद पूरा होता है कि लोग जो इधर उधर जो है ख्वार हो रहे हैं, फिर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि इस वक्त में अगर उनको जो है वो कोई दमे का प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, वो शुगर पेशेंट हैं, तो आप जैसे जो फिजिशियंस हैं उनसे रब्ता करें। आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं जिनको पता है कि हमने ट्रीटमेंट जो है वो क्या देना है और किस तरीके से जो है वो उस वक्त में जो है वो ट्रीट करना है, उन तक जो है वो रसाई मुमकिन हो। इसीलिए मैं तो ऑन एंड ऑन जो है वो अपने प्रोग्राम में ये भी कहती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम में आते हैं, जो पर्सनैलिटीज आती हैं, अगर आप उनसे रब्ता भी करना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम में कमेंट्स भी कर सकते हैं और साथ हम उनको आपको तक और आपको उन तक जो है वो ज़रूर पहुंचा देंगे। इसलिए गलत ट्रीटमेंट मत लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपके साथ हमेशा ही प्रोग्राम अच्छा होता है। आज भी बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो आपने दिया हमें और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ जो है वो शेयर की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं। ये वो टाइम है जिसमें स्मोक हर तरफ है और इस स्मोक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हैंड सैनिटाइज़र जहां आपने इस्तेमाल करना है वहीं पर आपने घर का खाना इस्तेमाल करना है। बाज़ार के खाने से जो है वो अवॉइड करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका सांस रुक रहा है या तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है तो मुस्तनद डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। घर पर बैठ के खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा। अल्लाह ने के बाद।